हेलो दोस्तों, मैं आलोक कुमार आप सभी विद्यार्थियों का इस खजान आईएएस की प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। देखिए, जिस तरीके से हम लोग पर डे एनसीईआरटी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारी जो 7वीं क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास चल रही है, उसी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं। जहां से बच गया था, आपको बताया था ना कि नेक्स्ट क्लास में उस कंटिन्यूटी होती रहती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे जो इसका जो मेन टॉपिक है वो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। कैसी है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। देखिए, एक आइडिया ले लो कि ये हमारा एक एरिया है। इस एरिया में क्या होगा, इसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं ये सब कौन है? एक समाज के लोग हैं, ठीक ना। और समाज में क्या होता है? समाज का मतलब क्या होता है? हमेशा व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ के होता है, जुड़ के रहता है। यानी कि सुख में दुख में कह लीजिए, या किसी तरीके से उसकी जो कोई प्रयोजन होता है उसमें हमेशा व्यक्ति मदद करता है, एक दूसरे से मिल के रहता है, एक दूसरे से बंध के रहता है। वही हमारा क्या होता है? समाज होता है। अब चलिए जरा उसके बारे में कुछ देखते हैं कि मानवीय गरिमा का मूल्य क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इसमें लिखा है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि प्रायः कुछ लोगों के साथ असमानता के व्यवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ। समझ में आ रहा है ना? अब ऐसे समझिए, आप बिल्कुल माइनर चीज समझिएगा। यहां पे मैंने एग्जांपल दे रहा हूं कि ए, बी, सी और डी, ये चार क्या है? हमारा कॉलम है, ठीक ना। अब चार कॉलम में ये चार तरीके की जाति है, चार तरीके की क्या है? जाति है। अब यहां समझिएगा कि इंसान जब जन्म लेता है, ठीक, जिस समय, उस समय क्या उसको पता चलता है कि मैं किस जाति में हूं? पता चलता है क्या? बिल्कुल नहीं पता चलता है। ठीक, वह इंसान जिस परिवार में जन्म ले लिया उस परिवार का वह क्या हो गया? हिस्सा हो गया। और जिस जाति से वह परिवार बिलोंग करता है उसी जाति का वह मेंबर बन जाता है। बस में आ रहा है ना? मान लो कि अगर मैं किसी एक जाति का हूं तो मैं उसी जाति में ही उसी जाति का कहलाऊंगा, चाहे मेरे अंदर उस जाति का गुण हो या ना हो। लेकिन यह समाज क्या करता है? उसी जाति के अनुरूप मानता है, उससे हट के आपको मान ही नहीं सकता हो। तो ये हमारा क्या है? उस तरीके से एक कैटेगरी है कि इसमें क्या है कि एक ग्रुप में अगर कोई व्यक्ति पैदा लेता है तो एक ग्रुप के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बी को लेता है तो बी क्यों हो जाएगा। यानी कि जिस ग्रुप में आप जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं, उसी परिवार के अकॉर्डिंग आपका जात भी चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के, ये डिपेंड करता है उस जात पे, उस परिवार पे। फिर कह रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ। अभी हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा कि ओम प्रकाश क्या है? एक वाल्मीकि है जो दलित है। देखा ना किस तरीके से स्कूलों में उसके साथ व्यवहार किया गया। टीचर उस बेचारे से पूरी फील्डिंग साफ करवाया, पूरी मकान साफ करवाए, पूरी स्कूल साफ करवा दिया, पूरी धूल से भरा पड़ा है, पानी तक नहीं पीने दिया। और अदर कास्ट के जो बच्चे थे वो पढ़ रहे थे। ये तो आपने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अंसारी वाला मामला क्या हुआ, बेचारा पैसे वाले हैं, लेकिन मकान जब लेने गए किसी मोहल्ले में तो जैसे ही पता चल गया कि अंसारी है, मकान मालिक ने क्या कर दिया? मकान देने से मना कर दिया। और यह कह के मना किया कि हमारे मकान में कोई नॉनवेज नहीं खाता, इन द सेंस कि कोई मांस खाने वाला व्यक्ति नहीं है, तो हम आपको मकान नहीं देंगे। बस में आ रहा है ना? स्थिति यहां तक हो गई इसके साथ, अंसारी के साथ, कि लास्ट में डीलर ने इसको सुझाव दिया, भैया आप अंसारी के नाम से अगर मकान लोगे तो इस शहर में मकान नहीं मिलेगा, आप नाम बदल दो, श्री और श्रीमती रख दो, आपको मकान मिल जाएगा। सोचिए जरा कि ये ऐसी असमानता का शिकार ये लोग होते हैं, है नहीं? और ये लगभग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं है, हर जगह आप देखने को मिल जाएगा, आपको हर मोहल्ले में देखने को मिल जाएगा इस तरीके की सिचुएशन। अब देखिए, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है, जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। बिल्कुल पहुंचेगी। अगर आपके साथ भी होगा तो आपको भी सम्मान को ठेस पहुंचेगा, मेरे साथ होगा तो मेरे सम्मान को भी ठेस पहुंचेगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपति के साथ
किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची। समझ में आ रहा है ना? ये असमानता का बहुत बड़ा उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसीलिए आगे हम पढ़ेंगे, अंबेडकर जी चूंकि दलित थे, ठीक, और उन्होंने सबसे पहला काम यही किया कि भाई दलित को छुआछूत की भावनाओं से दूर करिए, असमानता से दूर कीजिए। वो भी इंसान है, वो भी आपके तरह मेरे तरह, उसके अंदर भी इच्छाएं है पढ़ने का, अच्छा पोस्ट पे जाने का, अच्छा माहौल में जीने का, अच्छा समाज में जीने का। के साथ आप असमानता के व्यवहार नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? फिर कह रहा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह आहत किया और उन्हें यह महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं है। देखिए क्वेश्चन यहां से इस टाइप से पूछता है, ठीक। पहले आपको बता दूं कि थोड़ी सी मैं आपको ज्ञान बता दूं, नॉलेज में दे दूं कि यूपीएससी या पीसीएस क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है वो बिल्कुल उसका डिफरेंट है, थोड़ी सी डीप में पूछता है, लेकिन आपकी क्वेश्चन समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, जो पावर है ना, वो आपको यहीं से डेवलप होने वाला है। इसीलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे आप, ठीक। देखिए अब यहां कितना अच्छा एग्जाम्पल दे दिया कि एग्जाम्पल 2 दे दिया। अगर आपसे पूछेगा कि असमानताओं को, क्वेश्चन में अगर दे दिया कि भारतीय समाज में असमानताओं को प्रदर्शित कीजिए या असमानताओं को दर्शाइए, क्या भारत में अभी भी संविधान लागू होने के बाद भी, ठीक है, असमानता व्याप्त है, तो आप एग्जाम्पल अंसारी को और किसको, इसको ओम प्रकाश को दे सकते हैं। है आपको दिख रहा है ना? लेकिन ध्यान रखिएगा, ये चीजें किताब तक तो समझ में आ रही है, रियल में आप किसी भी समाज में ऐसा नहीं कर सकते अब, क्योंकि अब हमारी व्यवस्था, हमारा सिस्टम, हमारी कानून, हमारा संविधान इतनी सख्त हो गई है कि अगर ऐसी व्यवहार अगर आपके साथ किया जाएगा, आप या करते हैं किसी के साथ, अगर वह व्यक्ति कहीं इंफॉर्मेशन देती है न्यायालय में, ध्यान रखिएगा आपके साथ जो होना होगा भगवान मालिक है। बस समझ आ रहा है ना? इसलिए इस पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, उनसे कमतर है। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में अधिक कुछ नहीं कर सके, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमानता व्यवहार पर क्रोध आया। अब एक बात बताइए, स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है ना, मिडिल स्कूल, प्राइमरी विद्यालय में। अब जरा बताइए उस बच्चे को कितनी नॉलेज है? टीचर के डर से तो वो बेचारा का हालत गायब रहता है। आप जो कहते हो वह व्यक्ति करने को मजबूर हो जाता है, मानता है, कहीं नहीं करेंगे तो टीचर मारेंगे, करते हैं ना। लेकिन क्या लगता है उस टीचर को ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि असमानता की जो भावना है बच्चे में प्राइमरी विद्यालय में दिख गया, लेकिन वह बच्चा बिल्कुल डरा हुआ है, वह बच्चा डरा हुआ है, समाज से डरा हुआ बच्चा है, इसीलिए वह बच्चा ने कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसकी पेरेंट्स देखेगा, मेरे सामने में अगर मेरे किसी बच्चे को अगर इस तरीके से इस कोई भी विद्यालय में किया जाए, तो बच्चा तो छोटा बच्चा है, डर लगता है कि नहीं करेंगे तो मारेंगे टीचर, तो क्या करता है, डर से झाड़ू भी लगा देगा, पोछा लगा देगा, जहां कहोगे वहां बैठ जाएगा, जैसे कहोगे वैसे रहेगा। लेकिन मुझे अगर जिस दिन पता हो जाएगा कि मेरे बच्चों को और बच्चे की तरह व्यवहार अलग किया जा रहा है, क्या लग रहा है, छोड़ देंगे? आप ही नहीं छोड़ेंगे। आपको अगर पता चले कि आपके परिवार के बच्चों को इस तरीके से अगर किसी विद्यालय में, किसी संस्थान में, किसी भी और सोसाइटी में किया गया है, तो आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसी तरीके से ओम प्रकाश के पिता भी नहीं छोड़ेगा, गारंटी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें कह रहा है कि उन्हें इस असमानता व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया। कोई भी करेगा, ठीक। अब देखिए, जब लोगों ने अंसारी दंपति को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर दिया, तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया, तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्हें उस सुझाव को ठुकरा दिया। देखिए, हर व्यक्ति जिस कम्युनिटी का है, जिस धर्म का है, जिस समाज का है, जिस परिवार से है, जिस जाति का है, अगर कोई व्यक्ति उसको कहता है कि तुम अपनी जाति बदल दो, ये काम आपका हो जाएगा, कोई व्यक्ति कहता है कि तुम ये बदल दो, तो धर्म बदल दो, तो वह व्यक्ति 500 बार सोचता है।
समझ में आ रहा है ना। वह व्यक्ति सोचता है, सोचने को मजबूर हो जाता है कि हम ऐसा कैसे करें। मना कर दिया उसने, अंसारी ने मना कर दिया। भाई क्यों? क्या ये देश मेरा नहीं है, ये लोकतंत्र मेरा नहीं है, ये संविधान मेरा नहीं है, फिर हम क्यों अंसारी के नाम बदल के श्री क्यों लगाएं? समझ में आ रहा है ना। हम अंसारी हैं तो दिक्कत क्या है? ये हमारा भारत जो है क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कैसा राज्य है? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष सेकुलर स्टेट है। ये सबके लिए बराबर है, हर धर्मों को बराबर अधिकार देता है। ठीक है, चलिए आगे। ओम प्रकाश और अंसारी दंपति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल सही बात कह रहा है। जैसा व्यवहार हम लोगों ने पढ़ा अंसारी के साथ और उसके ओम प्रकाश के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। वे उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य किसी व्यक्ति को मिलती है। बिल्कुल मिलती है। अगर वह व्यक्ति, सोचिएगा, अगर वह व्यक्ति भारतीय समाज में और लोकतंत्र में जी रहा है और जीने के साथ ही कैसे वह व्यक्ति ट्रस्ट करेगा आपके सिस्टम पे जब उसके साथ असमानता होगी? क्यों वो व्यक्ति वोट देने जाएगा? क्यों आपके संविधान को मानेगा? क्यों उस अपनी लोकतंत्र को अपने दिल और जान से लगा के रखेगा? क्यों रखेगा? क्योंकि उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है ना। मिसबिहेव समझ रहे हो ना, इन द सेंस कि उसके साथ भेदभाव की भावना की जा रही है, चाहे जाति के नाम पे हो या धर्म के नाम पे हो, लेकिन उसके साथ किया तो जा रहा है कि तुम इस जाति के हो, तुमको ऐसा नहीं किया जाएगा, तुम यहाँ बैठो, तुम वहां बैठो, तुम ऐसे करो, तुम वो करो, तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम्हारा काम वो है, तुम्हारा मतलब क्या है? ये लोकतंत्र है भाई साहब, ध्यान रखिएगा। जब तक लोकतंत्र में आप सबको बराबर का सम्मान नहीं देंगे, बराबर का अधिकार नहीं देंगे, तब तक वह व्यक्ति जो इस समाज में उपेक्षित वर्ग है, समाज में दबा कुचा वर्ग है, समाज में पिछले वर्ग हैं, जब तक आप उनको सम्मान नहीं देंगे, आपका लोकतंत्र जो शब्द है वह एक तरीके से बहुत, कहते हो ना कि पूरे विश्व में नंबर 1 लोकतंत्र है। विश्व में नंबर 1 लोकतंत्र छोड़ दीजिए, भारत में नंबर 1 नहीं बना पाएंगे आप। नंबर 1 का मतलब क्या है? भारत की हर जनता उस लोकतंत्र को दिल से संजो के रखे। भारत की हर जनता उस देश को, अपना संविधान को समझ दिल में संजो के रखे, तब जाके आप नंबर 1 लोकतंत्र लेकर चलेंगे। और कहते हैं कि लोकतंत्र नंबर 1 है, अगर उसके लिए आपको हर जनता को यह भावना दिलाना होगा, विश्वास दिलानी होगी कि यह देश और लोकतंत्र और संविधान आपका भी है। समझ आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट आगे। अब कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में समानता। जरा देखते हैं क्या है भारतीय लोकतंत्र में समानता। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। अभी हम इसी पे चर्चा ही कर रहे हैं। भारतीय संविधान जो है सब लोगों को क्या करता है? भारतीय संविधान सब लोगों को ठीक है, भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, देश का जो व्यक्ति है वह चाहे पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, किसी भी जाति का आप होइए, अमीर होइए, गरीब होइए, मतलब नहीं है, पढ़े होइए या बिना पढ़े होइए, कोई मतलब नहीं है, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यह नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। बस में आ रहा है ना। हम कहते जरूर हैं, यानी कि हमारी संविधान क्या कहता है कि भारत में हर व्यक्ति, ठीक, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, सब बराबर माने जाएंगे, सबका अधिकार बराबर माना जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी भारत में क्या है, असमानता खत्म हो गई है। असमानता अभी भी है। आप चले जाइए बहुत ऐसे ग्रामीण एरिया में जहां पे, शहर में तो बहुत कम दिखेगा ये सब चीज आपको, सब लोग व्यस्त है। अब ग्रामीण एरिया में चले जाइए, आपको दिखेगा दलित की बस्ती अलग है, मोहम्मदन का बस्ती अलग है, समझ रहे हो ना।
जो समाज में बड़े बड़े कुछ लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय, उसकी सोसाइटी बिल्कुल अलग है। मतलब कि वहां भी आपको दिखेगा और दिखता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहिए कि जो न्यू वाले लोग हैं, न्यू जनरेशन वाले, अब एजुकेटेड हो रहे हैं, थोड़ी सी बराबरी पे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो पुराने ढांचे वाले लोग हैं अभी भी वही ढांचे पे जी रहे हैं जो जीते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब यहाँ पे कह रहा है कि 1975 में बनी दीवार फिल्म, एक बार इसको देखा जाएगा। फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। तो समझ में आ रहा है ना, जूता पॉलिश करने वाला को लोग क्या समझते हैं, अरे चलो ये तो दलित है, तो लोग जूता पॉलिश करवा लिया तो उसको देखिए कितनी मानसिकता है। पॉलिश किया हुआ जूता आप पहन रहे हैं, लेकिन उसको पैसा जब देंगे ना हाथ में, तो उसके हाथ और आपके हाथ से टच ना हो जाए, इसलिए उसको फेंक के देते हैं। समझ रहे हैं ना। ये देखिए फिर कह रहा है, अब वह लड़का पैसा उठाने से मना कर दिया। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। आया समझ में। काम चाहे जो भी हो, वह व्यक्ति समझता है कि मैं जो काम कर रहा हूं गलत नहीं है, मैं काम है करूंगा, लेकिन उसको जो पैसा आप देते हैं काम का, सम्मान से दीजिए, फेंक कर नहीं। फेंकते क्यों है? क्योंकि इसलिए फेंकते हैं उससे हमारी और उसके हाथ टच ना हो जाए, बॉडी टच ना हो जाए, क्योंकि मानसिकता में क्या है, वह व्यक्ति दलित है, इसलिए वह काम कर रहा होगा। समझ रहा है ना। इस तरीके की भावना वाले लोग हैं। हालांकि ये दीवार फिल्म में चीज को दिखाया है। ठीक, चलिए आगे। अब देखिए, इस संसद है, क्या है, पार्लियामेंट, जिसको संसद कहते हो ना, पार्लियामेंट। संसद हमारे लोकतंत्र का आधार स्तंभ है और हम अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से उसमें प्रतिनिधित्व पाते हैं। ये हमारा क्या है, संसद है, दिल्ली वाला। ठीक है, ले चलेंगे कभी, घूमेंगे, क्या है जरा देखेंगे। चलिए अब यहां पे कह रहा है, कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जो भारतीय संविधान है ना, यह हर व्यक्तियों के लिए क्या है, समान की बात करता है। ठीक ना, आप पढ़े होंगे फंडामेंटल राइट्स, उसमें भी लिखा है नहीं, यानी कि बिना किसी भेदभाव, जाति धर्म के आधार पे सबके लिए हमारा संविधान बराबर है। सबके लिए, हर व्यक्ति इसका उपयोग करिए, सबके लिए बराबर, सब उसके नजर में क्या है, इक्वल है। जहां पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। समझ आ रहा है ना। इस पे क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, इसमें यह लिख सकते हैं आप कि अगर हमारे समाज में जिस तरीके से कानून नहीं बनाया जाता, या जिस तरीके से पहले ढांचे में समाज हमारा चल रहा था, अगर वही बरकरार रहती, तो शायद ये जो संविधान जो हम कल्पना किए हैं, जिस कल्पना से संविधान को बनाया गया है, शायद वह कल्पना पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार दो। जिस दिन बराबर का अधिकार मिल जाएगा, छुआछूत की भावना खत्म हो जाएगी, ऊंच नीच की भावना खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, भाईचारे की भावना डेवलप हो जाएगा, बंधुत्व की भावना डेवलप हो जाएगी। उस दिन से हमारा लोकतंत्र नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में जो प्रावधान है, उनमें से कुछ निम्नलिखित है। ठीक, अब क्या क्या प्रावधान जरा दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। क्या है, समान है। मतलब अगर मैंने कहा ना अभी आपको कि अगर कोई व्यक्ति किसी तरीके से छुआछूत की भावनाओं से भेदभाव करता है, तो फंडामेंटल राइट्स के तहत आप पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। कह रहा है ना, कहां पहुंचिए, सुप्रीम कोर्ट, लिखा है ना। चलिए आगे। इसका तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता जैसी घरेलू काम की नौकरी करने वाली महिला तक सभी को एक ही जैसे कानून का पालन करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस में आ रहा है ना। यानी कि घर में काम करने वाली नौकर से लेकर, नौकर कहिए, नौकर इन द सेंस कि किसी के यहाँ जब कोई काम करता है तो नौकर ही कहते हैं उसको संबोधन में। घर में काम करने वाले लोगों से लेकर
और राष्ट्रपति तक, समझ रहे हैं ना, देश के सर्वोच्च पद पे बैठने वाले व्यक्ति तक भी, जितने भी लोग हैं सब, हर व्यक्ति को बनने का अधिकार है, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, या अग्रिम जाति का हो, या किसी भी धर्म का हो। भारत का नागरिक अगर है तो हर व्यक्ति को यह पूरी पोस्ट बनने का अधिकार है, पोस्ट पे जाने का अधिकार है, वही कह रहा है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, ध्यान रखिएगा, जाति, देखिए यहां क्या कह रहा है, धर्म, जाति, फिर कह रहा है वंश, ठीक है, फिर कह रहा है जन्म स्थान, जन्म स्थान, और उसके स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बात समझ आ रहा है ना? यानी कि देखिए, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, मतलब किसी भी धर्म का वह व्यक्ति है, आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी वंश का हो, मतलब किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान, वह कहीं जन्म लिया हो, तो जरूरी है कि दिल्ली में जन्म लेगा तो उसी का होगा, नहीं। दिल्ली हो, पंजाब हो, मतलब भारत में जितने भारत के एरिया के अंदर जितने भी जगह है, किसी भी जगह पे अगर जन्म आप लेते हैं, अगर भारतीय हैं, आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर कह रहा है तीसरा, हर व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर जा सकता है। हर व्यक्ति, सब पे क्वेश्चन है, एक तरीके से समझ लीजिए आप, ये फंडामेंटल राइट्स बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक ना। जिनमें खेल के मैदान, होटल, दुकानें और बाजार इत्यादि सम्मिलित है। कहीं भी जा सकते हैं आप, कोई नहीं रोकेगा। ये नहीं कह सकता कोई व्यक्ति कि आप इस होटल में अगर नहीं आइए, ये होटल उसके लिए है, ये उसके लिए है, ये बाजार उसका है, वैसा है, ऐसा नहीं कर सकते आप। हर जगह है, सबका है, हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर चर्च सबका है, ठीक है, हर बाजार सबका है, हर जगह सबका है, सब कुछ सबका है। और जब तक ये भावना आपके अंदर नहीं आएगा, आप उस देश के अच्छे से, एक तरीके से क्या कह सकते हैं उसको, कि बहुत ही अच्छे तरीके से नागरिक होने का फर्ज नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वह फीलिंग नहीं आएगी। और जब तक वह फीलिंग नहीं आएगी, वह भावना नहीं आएगा, तब तक कैसे आप लोकतंत्र में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कुओं, सड़कों और नहाने के घाटों का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप जब गांव एरिया में जाएंगे, वहां पे मना कर देते हैं लोग, बहुत ऐसे लोग, भाई इस पोखरी में, इस नदी में, इस कुआं तालाब में आप नहीं नहाओगे, दलित नहीं नहाएगा, इस जगह पे दलित नहीं आएगा, इस मंदिर में वो नहीं जाएगा, इसमें। अरे भाई, ऐसा होता है। इसी को दूर करने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया है, जल लिखा गया है। बस में आ रहा है ना, इसी से दूर करना है, बस असमानता को दूर करना है और कुछ नहीं, ठीक। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया, मतलब छुआछूत की भावनाओं को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। चलिए, शासन ने संविधान द्वारा, ठीक है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाजों की मदद। समझ आ रहा है ना? यानी कि जो संविधान है उसके द्वारा यह व्यवस्था किया गया, ठीक, शासन के द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि इसको दूर करने के लिए क्या किया जाएगा। अरे भाई, उसको एक तरीके से एजुकेशन दो। मान लो एग्जाम्पल के रूप में ऐसे समझिए कि समाज में एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ ये लोग हैं। ये जो है वह उच्च वर्ग के लोग हैं। ये कौन है? उच्च वर्ग के लोग हैं। और ये निम्न वर्ग के लोग हैं। निम्न मतलब दलित समझ लीजिए, तो आप कहते हो निम्न, ठीक है। अब जरा समझिए, इस व्यक्ति को यहां तक पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? या तो इसको रोजगार को बढ़ाओ, इसको एजुकेशन को दो, इनकी जो सुविधा है उसमें थोड़ी सी आरक्षण दे दो। जब ऐसा समझ रहे हो ना, इस व्यक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? थोड़ी सी ऊपर की तरफ मूव कराना पड़ेगा। जिस दिन समाज में व्यक्ति इसके इक्वल हो जाएगा, ऑटोमेटिक हम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे ना। लेकिन अभी इनको क्यों दिया जाता है? क्योंकि समाज में यह व्यक्ति निचले पैदान पे है। कहाँ है? निचले पैदान पे बैठा है, और यह ऑलरेडी ऊपर वाला पैदान पे शुरू से बैठा है। लेकिन अब हमारा संविधान कहता है इनको भी उठाओ,
अब इनको उठाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही है, प्रोग्राम चल रहे हैं। बहुत सारा स्लम एरिया में आप चले जाएंगे तो उनके लिए योजनाएं है। दलित के लिए इतना सारा सरकार फंड प्रोवाइड करती है, इतना सारा स्कूल बनवाती है नहीं? तो उन सब के लिए ये सुविधाएं दी जाती है ताकि समाज में उन लोगों का भी विकास हो पाए। चलिए आगे। भारत में ऐसे अनेक कानून हैं, ठीक है, भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति को समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। ठीक, कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की। बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है समाज में, ठीक है। किनके लिए? उनके लिए, किनके लिए चलाई जा रही है? उनके लिए जो इस कार्यक्रम के द्वारा योजनाओं को क्या करें, लाभ उठाएं, और योजना का लाभ उठाने के बाद उनका जो आर्थिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, थोड़ी सी ऊपर हो। जो ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक है, वह आने वाला जो जनरेशन होगा बिल्कुल धीरे धीरे कवर कर लेगा। लेकिन ऊपर तो हो, कैसे होगा? योजना चला के ही तो हो पाएगी, उनको बताया जाएगा। ये योजना यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई है कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, क्या होगा? जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले हैं अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। अब देखिए, बहुत बढ़िया योजना चलाई जा रही है। देखिए होता क्या है, और इस रियलिटी है। आप जब समाज में जाएंगे ना तो आपको ये चीजें दिखेगा। समाज में जहां पे दलित वर्ग के एरिया है, ठीक ना, गरीबी है, अशिक्षा है, वहां पे क्या करते हैं कि पेरेंट्स के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं कामों में व्यस्त रहते हैं, है नहीं? अब ये सोचते हैं कि छोटा बच्चा कहीं जाएगा 50 रुपया कमा के ले आएगा तो भोजन कर लेगा, स्कूल जाने से क्या होगा, ऐसे सोचते हैं, ठीक ना। कहीं जाएगा तो 20 रुपया लेके आएगा, 2 घंटा किसी का काम कर लेगा तो 50-20 रुपया लेके आएगा तो उसको भोजन हो जाएगा, स्कूल जाने से क्या मिलेगा, उसके मानसिकता ये होती है। सरकार ने किया कि भाई मध्याह्न भोजन योजना चला दो। इससे क्या होगा? सरकार कहती है कि आप अपने बच्चा को हमारे यहाँ भेजो पढ़ने के लिए, मैं पढ़ाऊंगा भी और खाना भी खिलाऊंगा। क्या करूंगा? पढ़ाऊंगा भी और खाना भी खिलाऊंगा। एक टाइम का खाना अगर हम आपको देने लगेंगे, कपड़े की पैसे देने लगेंगे, किताब खरीद के देने लगेंगे, आप क्या करोगे? चलो कहोगे अच्छा जा स्कूल में खाना खा लेना, वहीं पढ़ लेना। ये सफल योजना है मध्याह्न योजना, समझ रहे हो ना? ये मध्याह्न जो योजना है, मध्याह्न भोजन की योजना, ये सफल योजना है। ये जरूर कह सकते हैं कि किसी किसी विद्यालय में, किसी किसी जगह पे थोड़ी सी क्वालिटी में मतलब लोग बदलाव कर देते हैं, इन द सेंस कि हर जगह मामला जानते ही हो इस टाइप से, ठीक है। तो ये ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए। बट यहाँ पे बिल्कुल प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है ताकि वह बच्चा खाने के लालच से ही, या वह पेरेंट्स खिलाने की वजह से ही, चलो तुम स्कूल में जाओ खाना खा लेना, और खाने के लालच में कम से स्कूल तो आए, आके पढ़े तो सही। जब पढ़ेगा तब जाके उसका विकास होगा, अपने अधिकार को जानेगा, अपने संविधान को समझेगा, हमारी व्यवस्था को समझेगा, तब जाके ना वह व्यक्ति लोकतंत्र में अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। और एक ही भोजन नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये पर डे के हिसाब से मीनू है, मीनू के अकॉर्डिंग भोजन कराना है। ठीक, फिर देखिए, यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई। अब इस पे क्वेश्चन आपका पूछ सकता है यूपीएससी, ठीक है, कि जो मध्याह्न भोजन योजना है यह किस राज्यों में स्टार्टिंग किया गया था सबसे पहली बार? तो तमिलनाडु में। ठीक है, यह क्वेश्चन है, आपका ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम भारत में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? तो तमिलनाडु राज्य से। ठीक, अब 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दे दिए। अब यहाँ पे जब तमिलनाडु राज्य में इसकी स्टार्टिंग हुई, उसके बाद 2001 में
ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने क्या किया, कहा कि भाई ये योजना बहुत बढ़िया है, तो सफल माना गया है कि आप भी सभी राज्य इस योजना को अपने स्कूलों में लागू करिए, ताकि इससे ये होगा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिनको पता नहीं है कि शिक्षा क्या होता है, वह व्यक्ति हमारे पास आएंगे, कम से कम खाने के लालच से ही आए तो सही, हम उनको भोजन खिलाएंगे। उन परिवारों को जो घर में बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं, प्रोटीन नहीं दे पाते हैं, हम उन बच्चों के लिए प्रोटीन की व्यवस्था करवाएंगे। सोयाबीन है, चना है, अंडा है, बहुत सारा व्यवस्था, दाल चावल है, खिचड़ी है, मतलब सब कुछ की व्यवस्था वो मेनू के अकॉर्डिंग करते हैं। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए, सफल योजना है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। अब समझ में आ गया ना, यानी कि खाने के लालच से ही सही, अब बच्चा स्कूल आना शुरू कर दिया। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे। अब इसमें कह रहा है, अब यहां पे क्या कह रहा है कि शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे। समझ में आ रहा है ना, बच्चे क्या होता था, किसी तरीके से स्कूल तो आ गया, ठीक, लेकिन 1 बजे 1:30 बजे जब लंच होती है, टिफिन जिसको कहते हो होती है, तो उसमें क्या होता है, बच्चा गया घर खाना खाने, अब खाना खाने गया तो आया ही नहीं दोबारा लंच के बाद, खेल रहा है, कौन पूछ रहा है उतना, कहीं चला गया कामों में, कहीं खेलने लगा, कभी कुछ भी हो गया। अब उसको घर जाना ही मत दो भाई, खाना खाने ही तो जाएगा ना, वो खाना हम खिलाते हैं, क्यों जाएगा वो, अब स्कूल में ही उसको क्या करना है, तो हाफ टाइम पढ़ाना है, उसके बाद खाना खिलाना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करो, शाम को छुट्टी हो जाएगी। देखिए, परंतु अब जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। मेन मोटिव क्या था, यही था, यानी कि उसकी प्रेजेंटेशन जो है वह स्कूल में होनी चाहिए। वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर के बच्चों को खाना खिलाने घर आना पड़ता था, अब उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ता है। अब समझिए इसमें मैं कहना क्या चाह रहा है, इनसे डबल फायदा होने लगा। एक तो बच्चों को फायदा होने लगा कि दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, तो फिर खाना खाने गए, क्यों वापसी आएगा, वहीं रह गया। फिर उनके लिए बेनिफिट होने लगा कि वो महिलाएं हैं, मान लो कि सुबह के खाना बना दी घर की और वह किसी कामों में चली गई, अब उसको ये भी ध्यान में है कि बच्चा 1 बजे लंच में स्कूल से घर आएगा, उसके लिए भी घर जाना है मुझे भाग भाग के, चूंकि उसको खाना खिलाना है नहीं। अब जब मध्याह्न भोजन स्कूल में ही होने लगा, तो उसका ये भी एक लफड़ा खत्म हो गया, दोपहर में स्कूल में काम से छोड़ के घर आऊं बच्चों को खिलाने के लिए। अब वो आराम से निश्चिंत तरीके से शाम तक काम करती है, बच्चे शाम तक स्कूल में पढ़ाई करते हैं। ठीक, देखिए, इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है, क्योंकि स्कूल में निम्न व उच्च जाति के बच्चे साथ साथ भोजन करते हैं। आया समझ में, पेरेंट्स यहाँ भेदभाव की भावना रखते हैं, लेकिन छोटा जो बच्चा है जो स्कूल में जाता है, उसको साथ में बैठ के खाता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक साथ पांत में बैठेगा और वहां पे सबको खाना दिया जाएगा। मतलब वह किसी भी जाति धर्म से हो, फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी असमानता यहाँ दिख रही है ना, अब वह बच्चा धीरे धीरे जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसके दिमाग में असमानता शब्द खत्म हो जाएगी और समानता दिखना शुरू हो जाएगा। उसको लगेगा कि हम तो साथ में खाए थे, चाहे यह किस दलित हो या यह मोहम्मदन हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना, ये ओम प्रकाश हो या कौन हो, जो मोहम्मदन थी वो हो, ठीक, फर्क नहीं पड़ता है कौन है, ये वो है, हमारे बचपन के दोस्त हैं, ये हम इनके साथ खेले हैं, हम इनके साथ खाए हैं, ये हमारा जिगरी दोस्त है। मतलब चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, अब धीरे धीरे यहां से क्या होगा, असमानता खत्म होता दिखेगा और समानता बढ़ती दिखेगी। बस में आ रहा है ना, चलिए। और कुछ स्थानों पर तो भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। अब लीजिए, जानबूझकर ऐसा किया गया, क्यों, समाज में असमानता की भावना को खत्म करना है। दलित को रखेंगे, क्यों दलित को रखेंगे, क्योंकि दलित एक समाज में वो वर्ग के लोग हैं जिनको लोग बड़ी उपेक्षित से देखते हैं,
जिनको लोग बड़ी नीच की भावनाओं से देखते हैं, जिनको वो लोग छूत की भावनाओं से देखते हैं। अब दलित खाना बनाएंगे स्कूल में और दलित के हाथों से आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे उस दलित वर्ग के लोगों को यह फीलिंग आना चाहिए कि हम जो बनाते हैं वो हमारे हाथ से खाना हमारे समाज के हर वर्ग के बच्चे खाते हैं, हर जाति के लोग खाते हैं, हर धर्म के लोग खाते हैं। तो क्या होगा, उनको थोड़ी सी असमानता कम दिखेगी और समानता की तरफ झुकाव दिखेगा। ठीक कह रहा है। मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों की भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो प्रायः खाली पेट स्कूल आते हैं और इस कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो स्कूल में नहीं आते थे। अब क्या है कि अब धीरे धीरे लोग क्या करता है, स्कूल आते हैं और आराम से खाना भी मिलता है, पढ़ाई भी करते हैं। ठीक, चलिए आगे। अब यहाँ क्वेश्चन टाइप का दे दिया है कि मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम क्या है। बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे किसी भी कारण से, अब खाने के लालच में व्यक्ति स्कूल भी आएंगे, ठीक है, और वहां से उसको न्यूट्रिशन भोजन भी मिल जाएगा और वह बच्चे खाने के मध्याह्न भोजन योजना के प्रोग्राम चलाने से उपस्थिति जो है वह स्कूलों में बच्चों की होने लगी है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किंतु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूलों में प्रवेश और उनकी उपस्थिति तो बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहां अमीरों के बच्चे जाते हैं उन स्कूलों में से बहुत अलग है। समझा रहा है ना? इसमें ये बिल्कुल अलग हो। देखिए, एक तरफ मान लो कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीएवी स्कूल, चाहे जो भी प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, बहुत सारा स्कूल है, नाम क्या बताऊं मैं, वहां पे गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। क्यों नहीं पढ़ पाएगा? चलिए, ईडब्ल्यूएस में एडमिशन 10% सरकार कहती है कि आपको लेना है, लेकिन उसकी इतनी तामझाम है, इतना उसका मेंटेनेंस है कि गरीब फैमिली के लोग उसके मेंटेनेंस को पूरा नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? इसीलिए अभी भी जो निर्धन परिवार के बच्चे हैं उनका उम्मीद कहाँ है? सरकारी स्कूलों से ही है। ठीक, सरकारी स्कूल से उनकी उम्मीद है और सरकार उनके लिए, चूंकि गरीब है, वो अपनी उसको पढ़ाई का महत्व समझ में आता नहीं था, वो तो अपनी भोजन के लिए बाहर बाहर जाके काम करते थे। सरकार कहता है कि आप आइए योजना के तहत हम आपको भोजन कराएंगे। ठीक है, क्या कहता है? हम आपको भोजन भी कराते हैं, आप आइए और आपको हम क्या करेंगे, इस विद्यालय में पढ़ाएंगे सुबह से शाम तक, आप आइए तो सही। अब धीरे धीरे लोग जाना शुरू किए, जा रहे हैं, अच्छा बात है, बिल्कुल धीरे धीरे स्कूल में अब उपस्थिति दर्ज हो रही है। फिर कह रहा है उन स्कूलों से बहुत अलग है जहां, ठीक है, जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। आज भी देश में कई स्कूल हैं जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। देखिए, कोई भी चीज, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी कानून, कोई भी सिस्टम, कोई भी व्यवस्था जो पुराने तरीके से चली आ रही है ना, तो चेंज करने में तुरंत परले तो नहीं हो जाएगा, थोड़ी समय लगती है। ठीक, धीरे 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 कि जो बिल्कुल स्कूल आने से मना कर रहे थे, अब उनको हम लोग लालच देकर स्कूल ला रहे हैं। थोड़ी सी जनरेशन चेंज होगा, थोड़ी सी एजुकेटेड होंगे, थोड़ी सी लोगों में जागरूकता फैलेगी, अवेयरनेस आएगा, तब जाके समाज में थोड़ी बदलाव होगी। अब बिल्कुल एक कह दे कि नहीं, बिल्कुल अब हर जगह ही ऐसा हो गया पूरे भारत में, यह संभव नहीं है। अभी बहुत बड़ी चुनौती है हमारे भारत के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक, देखिए, इन बच्चों को ऐसी असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहां उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उसे सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं। समझ में आया? कानून है, सब कुछ बना हुआ है, संविधान कह भी रहा है, भाई संविधान आज तो लागू नहीं हुआ। ठीक
ठीक है। लेकिन समाज में अभी भी उस तरीके के लोग हैं, कह रहे चलो कानून कानून, जो ढांचे में हम जी रहे हैं उसी ढांचे में हम जिएंगे। जैसा हम करते थे, हमारे पिताजी जिस तरीके से दलितों को अलग बैठाते थे, हम भी दलितों को अलग बैठाएंगे। ऐसे लोग हैं, मिल जाते हैं लोग, ठीक है। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं दलित परिवार के जो जिसको लगता था कि हमारे पिताजी उनके दरबार तक नहीं जाते थे, जूता चप्पल खोल के बाहर ही बैठ जाते थे नतमस्तक करके। ऐसे हम भी उसी तरीके से करेंगे। हमारे पिताजी जूता चप्पल के दुकान सिलाई के काम, मोची के काम करते थे, हम भी वही करें। समझ रहे हैं ना। कहाँ जाए स्कूल पढ़ने, क्या होगा, अरे पापा 100-200 कमा लेते थे, हम भी कमा लेंगे, भोजन चल जाएगा। ऐसे लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी चुनौतियां हैं, और यही चुनौती हमारे सरकार के लिए भी है, ताकि उन लोगों को माइंड को कैसे बदली जाए, कैसी सोच को बदली जाए, यही तो चुनौती। और चुनौती है क्या भाई, मैंने कानून बना दिया, सरकार ने कानून बना दिया और वो लागू हो जाए और लोग उसको मानने लगे, फिर तो समस्या ही कहाँ है। समस्या यही है ना कि लोग उसको इतनी कानून व्यवस्था बनने के बाद भी मानने से, समझने से इनकार करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि दृष्टिकोण में बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, ठीक है ना, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। ये तब संभव है जब हर व्यक्ति को यह दृष्टिकोण दिखेगा, ठीक है, कि समाज में हर व्यक्ति बराबर है, तब जाके यह इसका निदान हो पाएगा। और इसको हम इसका सही तरीके से यह कह सकते हैं, यह जो कानून है यह अब सही तरीके से लागू हो पाया है। ठीक कब कहेंगे, जब लोगों को नजर में यह दिखने लगे कि समाज में हर व्यक्ति बराबर है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आप इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहे हैं अंबेडकर जी क्या कहते हैं, जरा इनको देखिए। अंबेडकर जी का फोटो देख लीजिए, ये अंबेडकर जी हैं, ठीक ना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। समझ रहे हैं ना बात। अपनी आत्मसम्मान मतलब आप ऐसे जगह पे जाइए जहां आपको निगलेक्ट किया जाए, जहां आपको एक तरीके से मिसबिहेव किया जाए, जहां आपको छुआछूत की भावना दिख रहा है, उस परिस्थिति में आप कैसे रह सकते हैं जीवित। लगेगा ना कि यार उससे अच्छा है कि मर जाए। क्या है, अब आप ही बताओ। क्लास में आओ, क्लास में कहूं भाई तुम साइड में बैठोगे, यहां से नीचे उठो, ऑटो वाला कहेगा भाई तुम पीछे बैठोगे। जिस रास्ते पे आप जा रहे हो कह रहे भाई तुम साइड से निकलो। जिस गांव में आप रह रहे हैं आप मंदिर नहीं जा सकते, आप यहाँ नहीं जा भाई। जब मान लो कि कहीं निकल गए, तालाब में नहाना के मन कर रहा है, नहीं तुम इस तालाब में नहीं नहाओगे, आप कितने उपेक्षित होंगे। आपको लगेगा यार जिंदगी मेरे लिए है ही नहीं क्या, उससे अच्छा है कि आप मर जाए, कहोगे ना। वही यहाँ ये कह रहे हैं, आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, आपको अपने आप में सम्मान अगर नहीं कहीं मिल रहा है तो समझिए कि आपकी इच्छाएं क्या होती होगी। जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या, आत्मसम्मान। इसके बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। ठीक, केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। संघर्ष तो होना ही है, बिना संघर्ष का कौन सम्मान देगा आपको, ठीक ना। फिर कह रहा है, मनुष्य नाशवान है, हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है। अंबेडकर जी फैक्ट कह रहे हैं, भाई इंसान तो मरना, जो जन्म लिया है वो मरेगा, ये फिक्स है, इसमें कहीं कोई दो बात नहीं है। यही तो एक सत्य है, जीवन और मृत्यु सत्य है, ठीक है। फिर कह रहा है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। या आपको क्या करना होगा, प्रज्ञा लेना होगा, ठीक, कि आप अपने जीवन को, भाई हर व्यक्ति इंसान जन्म लेता है और मरना तय है, लेकिन आप यह प्रण लीजिए कि अपने जीवन को हम एक अच्छे जिंदगी के रूप में व्यतीत करें, एक अच्छा आदर्श साबित करें। दलित भी तो थे अंबेडकर जी,
लेकिन अंबेडकर जी ने इस तरीके से काम किया, आज उनकी क्या हो रही है, सम्मान हो रही है ना, डेथ कर मरने के बाद भी सम्मानजनक लोग उनका नाम लेते हैं। दलित ही तो थे। ठीक है, फिर देखिए, किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। बात समझ आ रहा है ना? ये कौन कह रहा है? अंबेडकर जी का विचार है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक, देखिए अब इसमें है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे, देखिए क्या मुद्दे हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सिर्फ ऐसी भारत ही है क्या, और कहीं नहीं है? तो ये भारत ही नहीं, और भी जगह है। ठीक है, क्या है? और भी जगह है ऐसा। देखिए, सच तो यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे, वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं। ठीक, कौन लोग? जो अमेरिकन थे, अफ्रीकन थे, ठीक, जिनको लगा कि भाई हमारे पूर्वज गुलाम ले आया किस तरीके से गुलाम बना के, ठीक, उनको भी लगता है कि हमारा जो जीवन है वह क्या है, असमान है। जबकि 1950 की बात कर रहा है कि अंतिम दशक में अफ्रीकी अमेरिकनों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था। गोरे काले वाला मामला है, ठीक है ना। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, मैंने बताया ना अभी आपको। या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे वो अपनी सीट से उठ जाना हो पड़ता था। मतलब काले लोगों को ऐसे, अफ्रीकन लोगों को ऐसे मिसबिहेव करते थे, ऐसे व्यवहार करते थे अमेरिकन लोग, लगता था पता नहीं क्या हो गया इसके साथ, क्या कर दूं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वो समझते ही नहीं थे कि ये लोग यहाँ के नागरिक हैं। अरे भाई, जिसके पूर्वज किसी तरीके से अमेरिकन वालों ने ले आया अफ्रीका वाले को गुलाम बना के, तो उसी देश का हो गया ना वो। लेकिन नहीं, उसको बराबर का अधिकार नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हम गोरे हैं, वो काले हैं। यानी कि गोरे काले का जो भेदभाव वाला है ये बहुत भयंकर मामला है। ठीक है, हालांकि आपको डिटेल अगर थोड़ी समझनी हो, इस पे तो पूरी बुक है, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। लेकिन बेसिक यहाँ पे आप समझ लीजिए। ठीक, कितनी मिसबिहेव करना होता था। बस में अगर व्यक्ति बैठा है, पीछे बैठो, तुम काले हो पीछे बैठो, फिर अगर गोरा आदमी बस में आ जाए तो सीट से उठ जाना होता था। इस तरीके से व्यवहार करते थे लोग। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है। इस तरीके की मामला है। देखिए, ये कह रहा है रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन औरत है जिनकी एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने अमेरिकी इतिहास की दिशा बदल दी। देखिए, जब जब आप किसी भी समाज को इतनी टॉर्चर करोगे, इतनी टॉर्चर करोगे, एक समय के बाद वह समाज के लोग जिनको आप टॉर्चर किए हो उब जाएगा और आपके खिलाफ विद्रोह करेगा। यह दुनिया का इतिहास रहा है। विद्रोह तभी होती है जब एक समय के बाद लगता है कि वह व्यक्ति अब उब गया है, किसी भी तरीके से हो। ठीक है, चलिए अब यहां पे कह रहा है रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। नाम क्या था? रोजा पार्क्स। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना क्या पढ़ा कि ये स्थिति थी अमेरिका में कि अगर कोई व्यक्ति गोरा आ गया, अगर आप बैठे हैं सीट पे पहले से, आपको खड़ा हो जाना है। लेकिन रोजा पार्क्स जो अफ्रीकन लोग महिलाएं थी, इन्होंने ड्यूटी से आई, दिन भर काम करके थक जाता है लोग, तो बैठने की अगर कोशिश किया तो उसने क्या किया, गोरा लोग आ गया, कहा कि उठो उठो यहां से, कहा कि मैं नहीं उठूंगी। ठीक है, अब देखिए
उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकनों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। बिल्कुल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि उनको उनकी सम्मान को ठेस लगेगा तो होगा। जो नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। मतलब समझ में आ रहा है ना, नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट, समझ में आ रहा है ना। ये जो रोजा पार्क्स है, ये एक ऐसे समझिए, रोजा पार्क्स एक अफ्रीकन महिला है, ठीक। अब उसने बस में बैठी थी, गोरा लोग अमेरिकन आ गए, कहे कि तुम उठो, इन्हें कहा, मना कर दिया, नहीं उठूंगा, तो दोनों में क्या हो गया, विरोध हो गया। उसी विरोध को कहा गया क्या, अमेरिका सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन। मैं भी नागरिक हूं अमेरिका का, मुझे भी अधिकार चाहिए, उसी को मूवमेंट कहा गया, ठीक ना। अब कह रहा है 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया, यानी खत्म कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकी महिला बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। अब समझ में आ गया ना। अब कह रहा है अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों के लिए, यानी कि जो अफ्रीकन लोग थे अमेरिका में आके बसे थे, अब उनके लिए भी क्या होगा, सभी बच्चों के लिए अब बराबर स्कूल की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि उनके बच्चे भी अब स्कूलों में जाके पढ़ेंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन गरीब हैं अभी भी। देखिए, जब तक आप हर एक एक व्यक्ति को शिक्षित नहीं करेंगे, अपने अधिकार की बात नहीं दिखाएंगे, अपने अधिकार को नहीं अवगत कराएंगे, वह व्यक्ति डेवलप नहीं हो पाएगा। अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ, ठीक है। चूंकि जो अफ्रीकन लोग थे उनके बच्चों के लिए अलग से स्कूल की व्यवस्था की गई थी, लेकिन जैसे ही सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ उसके बाद 1964 में जो अधिनियम बन के आया, ठीक, नागरिक अधिकार अधिनियम, उसमें यह कहा गया कि अब क्या होगा। देखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा यहां से कि 1964 का नागरिक अधिनियम में क्या होगी कि अब जितने भी अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे हैं जो अफ्रीका के रहने वाले थे लेकिन किसी कारणवश अमेरिका गुलाम बना के ले आया गया, अमेरिका में जो काले लोग हैं उनके बच्चे भी अमेरिकन की बच्चा जहां स्कूल में पढ़ता है उस ये भी इनका भी दाखिला होगा और इनका बच्चा भी अब पढ़ने जाएगा। फिर कह रहा है अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं। मैंने बताया ना अभी कुछ देर पहले कि मान लो कि सरकारी जो मध्याह्न भोजन योजना कर रहे थे ना, उसमें बताया था ना, उन गरीब के बच्चे अगर प्राइवेट स्कूल में चले भी जाएं तो उनकी मेंटेनेंस इतनी खर्च है कि वह व्यक्ति पूरा नहीं कर पाएगा। सेम कहानी यहां भी वही हो रही है, ठीक है। और कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं, निजी विद्यालय में जाते हैं। कौन? गोरे वाले, ठीक। या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा होता है, ठीक है। यानी कि लेवल की बात कर रहा है। अब यहां पे गोरा और काले की भेदभाव दिख गया, यानी असमानता यहां भी दिख रही है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन दे रहा है, ठीक ना, क्या कह रहा है, भारत के अनुच्छेद 15 के अंश कौन कौन से? राइट टू इक्वालिटी, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक ना, 14 से 18, आर्टिकल कितना है, 14 से 18। अब इस पे 15 में क्या कह रहा है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव का प्रसिद्ध, यानी कि किसी भी तरीके से धर्म, मूल, जाति, लिंग के स्थान पे इसके भेदभाव के आधार पे किसी व्यक्तियों से आप क्या कर सकते हैं, भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक। इस तरीके का इस पे क्वेश्चन इसको देखना है आपको। देखिए आगे, अब है लोकतंत्र की चुनौती क्या है। भाई हर चीज का एक समस्या होता है, वही समस्या पढ़ते हैं। अच्छा तो लग रहा था, अब इसकी समस्या पीछे सरकार के पास समस्या क्या आ गई सो देखिए क्या कह रहा है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं कहा जा सकता। हमेशा से ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र को नए अर्थ देते हैं और अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं। देखिए भारत में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है,
ठीक, भारतीय की बात हम कर लेते हैं, पर डे कुछ ना कुछ नया नया समस्या निकल के आता ही आता है। ठीक है, इसके केंद्र में वह संघर्ष है जो सब व्यक्तियों को समानता और सम्मान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे कि किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। ठीक है, फिर कह रहा है, इन पाठों को पढ़ते हुए विचार कीजिए कि क्या आप सब व्यक्तियों की समानता और उनके आत्मसम्मान को ऊंचा रखने की भावना को लोग स्वीकार कर रहे हैं या नहीं। अब जरा मुझे बताइए कि जितना भी हम लोगों ने अभी पढ़ा है असमानता पे, क्या लग रहा है लोग धीरे धीरे अवेयरनेस होंगे, एक साथ नहीं होगा। सब कानून, हर विधि व्यवस्था बनने के बाद भी लोग मानने से इनकार है, कर रहा है ना। अभी भी आपको देखना हो तो किसी ग्रामीण एरिया में चले जाइए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक व संवैधानिक अधिकारों को क्यों महत्व दिया गया है। इस सब पे एक बार क्वेश्चन को आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इकाई 2। ठीक, अब हम लोग इसको अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आप पर डे आपको पॉलिटी की जो क्लास है लाइव वो आपको मिलता रहेगा, दिखता रहेगा। ठीक, तब इस तक के लिए ओके बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। थैंक यू।